हेलो, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम देखेंगे क्लास 10th की जो पहली पोएम हमने पढ़ाई थी, डस्ट ऑफ स्नो, उसके जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में आपको एक स्टेंजा दिया होगा 4 लाइन का, उस पे बेस्ड जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बनता है आपका एग्जाम में। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, नीचे दिए हुए एक्सट्रैक्ट को, स्टेंजा को पढ़िए, एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो इट, और इसके नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिए। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनमें 2 क्वेश्चन आपके स्टेंजा बेस्ड होते हैं। यहाँ पर मैंने 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाए हैं, जितने मैं बना सकता था एक स्टेंजा से उतने क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। फ़िलहाल एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो 2 क्वेश्चन कोई से भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो हमें पूरा स्टेंजा अगर हमें अच्छे से आता होगा, पोएम हमने अच्छे से स्टडी की है, तो किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन जो आ जाएगा तो हम उसको रिस्पॉन्स कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है एग्जाम में हमसे। क्वेश्चन पूछ रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, नीचे मतलब एक्सट्रैक्ट को पढ़िए और चूज़ द ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो इट, और इसके नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक स्टेंजा दिया होगा, किसी पोएम से हो सकता है वो आपका स्टेंजा, किसी भी पोएम से जो भी आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब पोएम्स हैं उनमें से किसी भी पोएम का स्टेंजा हो सकता है। तो इसमें देखिए जो दिया है स्टेंजा, द बे ए क्रो शूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो ये पोएम मैंने आपको डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाई थी, उसी का हम कर रहे हैं। ये पहला स्टेंजा है, 2 स्टेंजा की पोएम है, ओनली 8 लाइन पोएम्स है ये पोएम है, और तो ये 4 लाइनें ऊपर वाली जो है दी हैं पहला स्टेंजा। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है। स्टेंजा की मतलब हिंदी में बता ही चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। द बे ए क्रो शूप डाउन ऑन मी, जिस तरीके से या जिस रास्ते से एक कौवे ने शूप डाउन ऑन मी, मुझ पर हिलाया, शूप का मतलब है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के टुकड़े, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री मतलब पॉइजनस पेड़ पे बैठे हुए कौवे ने, और जो है उसकी टहनी, उसकी ब्रांचेस हिलाई और रास्ते से राइटर जा रहा था। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे दिया है इसने, विच बर्ड इज रेफर्ड टू हियर, विच मतलब कौन सी, बर्ड मीन्स चिड़िया का जो है रेफरेंस, यहाँ पर किस चिड़िया का जो है रेफरेंस दिया गया है, किस चिड़िया का संदर्भ यहाँ पर दिया गया है, इस पोएम में किस चिड़िया के बारे में जिक्र किया गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको एग्जाम में, तो आपने पोएम पढ़ी है तो आप बड़ी इजीली बता दोगे। तो ये नाइट एंगल मतलब बुलबुल का दिया गया है, एक क्रो कौवे का संदर्भ दिया गया है, स्पैरो गौरैया का, और कुक्कू या कोयल का। तो आपको सबको पता है कौन सा आंसर सही होगा इसमें, आंसर नंबर बी सही होगा, एक क्रो। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज सिटिंग इन द ट्री, हु मीन्स कौन, सिटिंग माने बैठा था, इन द ट्री पेड़ पर कौन बैठा था। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, पेड़ पे कौन सा पक्षी बैठा था, कुक्कू मतलब कि कोयल बैठी थी, स्पैरो यानी कि गौरैया बैठी थी, पिजन कबूतर बैठा था, एक क्रो या एक कौवा बैठा था। तो इसका आंसर क्या होगा, आई होप आप सब जानते होंगे, इसका आंसर भी एक क्रो होगा, डी नंबर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इससे, वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग, वेयर माने कहाँ पर, पोइट मीन्स कवि, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा था। कवि कहाँ पर खड़ा था, कवि जो था कहाँ पे खड़ा था। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है इसमें, अंडर ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़ा था, अंडर ए बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था, अंडर ए पीपल ट्री, पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था, अंडर ए नीम ट्री या नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था। तो किस ट्री का जो है डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, किस ट्री को लिया गया है इस पोएम में, सबको पता है कौन सा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, सबको पता होगा आई थिंक। 4th नंबर देखते हैं, वेयर डिड द स्नो फॉल, वेयर मीन्स कहाँ पर, स्नो जो बर्फ थी, फॉल मीन्स गिरी। ये जो डस्ट ऑफ स्नो थी
वो कहाँ पे गिरी थी? तो पहला ऑप्शन है ऑन द डस्ट, नीचे डस्ट में धूल में गिरी, ऑन द ट्री पेड़ पे गिरी, ऑन द पोएट कवि पर गिरी, ऑल ऑफ द एबव या सब जगह गिरी। तो कहाँ गिरी थी? अकॉर्डिंग टू स्टेंजा, अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट कहाँ गिरी थी? तो सबको पता होगा आई थिंक किसके ऊपर गिरी थी? डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। आंसर नंबर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए इसी स्टेंजा पे बेस्ड जो है, द पोएट वॉज इन मूड, जो कवि था वो किस तरीके के मूड में था, किस तरीके के स्वभाव में था, क्या था कवि जो है किस तरीके के मूड से गुजर रहा था उस समय कवि जब इसके ऊपर जो है डस्ट ऑफ स्नो गिरी थी? तो ए नंबर है हैप्पी, खुश था बहुत, बी नंबर है डिप्रेस्ड, हताश निराश था, सी नंबर है चीयरफुल, बहुत ज़्यादा हंसमुख था, के बहुत ही प्रसन्न था। तो कैसा था कवि? सबको पता है बी वाला आंसर होगा, डिप्रेस्ड था। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, व्हाट डिड द किरो शेक ऑन द पोइट, कौवे ने शेक माने हिलाया कवि पर, व्हाट माने क्या हिलाया था कवि ने, क्या हिला के गिराया था कवि के ऊपर, जब कौवे ने हिलाया तो क्या हिल के गिरा था कवि के ऊपर, ये हमसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाटर, पानी गिरा था, बी ऑप्शन है लीव्स, पत्तियाँ गिरी थी, सी ऑप्शन है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़ा, या फॉग, फॉग मीन्स क्या होता है? कोहरा, या कोहरा गिरा था। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबको पता है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के टुकड़े गिरे थे। तो देखिए बहुत ही आसान ये पोएम थी, और आसान पोएम के बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बस हमें एक बार थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल इजी पोएम है और बहुत ही इजी ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इसका स्टेंजा और है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए दूसरा स्टेंजा ये है, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। तो पहला क्वेश्चन इससे बन रहा है, द क्राउड हैड चेंज द मूड ऑफ द पोइट बाई द क्रो हैड चेंज द मूड ऑफ द पोइट बाई, जो कौआ था उसने चेंज मीन्स बदल दिया द मूड ऑफ द पोइट, कवि का मूड, कवि का स्वभाव, उसने कवि का मूड कैसे बदल दिया कौए ने, किस चीज़ से बदला था? देखिए कौए ने कैसे बदला था मूड कवि का। ए ऑप्शन दे रहा है सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना गाकर बदला, बी ऑप्शन दे रहा है फ्लाइंग अराउंड द पोइट, कवि के चारों ओर उड़कर बदला उसका मूड, सी ऑप्शन दे रहा है शेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री, पेड़ से बर्फ को हिलाकर जो है बदला उसका मूड, डी ऑप्शन दे रहा है हिज मेलोडियस वॉइस, उसकी जो मधुर आवाज़ थी कौए की उससे बदला उसका कवि का मूड। तो सबको पता है बर्फ के टुकड़े गिरे थे ना कवि के ऊपर, कौए ने हिलाए थे, इसलिए तो बदला उसका मूड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सबको पता होगा सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए इसका इस स्टेंजा का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इस स्टेंजा पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन, द पोइट इज ट्राइंग टू सजेस्ट, जो कवि है ट्राइंग मीन्स कोशिश कर रहा है, टू सजेस्ट यहाँ पर क्या सुझाव देने की कोशिश कर रहा है कवि यहाँ पर क्या सुझाव देने का प्रयास कर रहा है, क्या सुझाव देने की कोशिश कर रहा है? तो देखिए ए नंबर है स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ, कि जो छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं वो जीवन में बड़े बदलाव लेके आती हैं। बी ऑप्शन कह रहा था डस्ट ऑफ स्नो इज़ वेरी यूजफुल, जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो बहुत ही यूजफुल मतलब उपयोगी हैं। सी ऑप्शन कह रहा है क्रो इज ए सिग्निफिकेंट बर्ड, ये जो कौवा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब जो है पक्षी है या चिड़िया है। और डी ऑप्शन कह रहा है ए हेमलॉक ट्री हैज़ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, कि जो हेमलॉक ट्री है उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व है, हेमलॉक ट्री का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो आई थिंक आपको आंसर जज हो गया होगा, इस आंसर इसका क्या होगा? स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ, कि छोटी छोटी वस्तुएं जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। जैसे कि जो बर्फ़ के टुकड़े गिरे थे कवि के ऊपर, उससे कवि का मूड ही चेंज हो गया, इसलिए जो छोटी सी घटना जो है कवि के साथ हुई और उसका मूड चेंज हो गया और उसने आगे बचा हुआ दिन का जो भाग था वो बर्बाद होने से बचा लिया। देखिए इसका थर्ड और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज़ बीन टेकन। कह रहा है पोइट का क्या नाम है, जिस पोएम से मतलब
ये स्टेंजा लिया गया है उस कविता के कवि का क्या नाम है, उसके कंपोज़र का क्या नाम है। तो डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी है, सब जानते होंगे, ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, लेस्ली नॉरिस इन्होंने लिखी है, या फिर सी ऑप्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, डी ऑप्शन रॉबिन क्लीन ने लिखी है। तो आई थिंक सबको पता होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। आपके सिलेबस में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2 पोएम लगी हैं, जो हमने एक पढ़ चुके हैं डस्ट ऑफ स्नो, और जो इससे नेक्स्ट पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो फायर एंड आइस है। तो देखिए बिल्कुल इजी पोएम थी। आपको इससे जो है 2 स्टेंजा दे दिए होते हैं और इसमें से बहुत ही सरल स्टेंजा हैं और इसमें से ही क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इसी टाइप के बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज भी टफ नहीं है, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में ये पोएम लिखी गई है और उसी तरीके से सरल लैंग्वेज में ही इस पोएम से बेस्ड जो है क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।